फेडरल रिजर्व की टेस्टिमनी हुई, यानी फेडरल रिजर्व के जो चेयरमैन हैं जेरोम पावेल साहब, उनकी दोनों हाउसेज में टेस्टिमनी हुई, यानी हाउस में जाके वो सवाल जवाब करते हैं। लोग पूछते हैं कि कैसे इकोनॉमी चल रही है, ब्याज दरों क्या सिचुएशन, महंगाई, जॉब मार्केट क्या है। तो उन्होंने जब उनकी पहली वाली टेस्टिमनी हुई हाउस में, तो उन्होंने ये कहा कि जो हमने अब तक एफर्ट्स किए हैं महंगाई को नीचे लाने के लिए वो काफी नहीं है, या रादर कहेंगे बहुत कम असर, उनका वो असर करना शुरू किया लेकिन बहुत कम हो रहा है। तो उसको कंटेन करने के लिए जो हमने सोचा था कि जहां पे टर्मिनल कर देंगे ब्याज का, वो संभव नहीं है, उससे कहीं ऊपर होगा। वो 25-25 के 3-4 बार बढ़ाएंगे या 50 बेसिस बढ़ाएंगे, इसको लेकर के वो बहुत तरह तरह के वहां पोल चलते रहते हैं, बहुत मजेदार होते हैं वो। अभी 25 का था, अब 50 बेसिस पॉइंट बढ़ेगा 22 मार्च को जब फेड की बैठक होगी। तो मैं जानना चाहता हूं अनुराग जी कि फेड की थिंकिंग क्या है। वो वाली बात सही हो गई क्या जो जेमी डायमंड ने कही थी कि कंट्रोल इन्होंने एक्चुअली, सॉरी टू से, लेकिन कंट्रोल छोड़ दिया इन्होंने, इनके हाथ में कुछ बचा ही नहीं है। ऐसा सच लग रहा है क्या आपको? आप महंगाई झेल रहे हैं क्या वहां बहुत ज्यादा? नीरज, इस पे एक काम आज ना थोड़ा डिफरेंट टेक लेते हैं। इस पे हमने काफी चर्चा की है और आई थिंक इसमें नो डाउट, आई थिंक मेरा बहुत कंसिस्टेंटली करीब साल भर से ये व्यू है कि फेड इन्फ्लेशन को पीछे से चेज कर रहा है, इट इज नॉट गेटिंग अहेड ऑफ द कर्व, राइट। और वो काफी लोग मानते हैं ये सब। देखिए, अगर हम ये तो नासमझी होगी अगर हम ये कहें कि फेडरल रिजर्व को ये अंदाजा नहीं है। आई थिंक थोड़ा अंदाजा मैं कह सकता हूं, उनको देर में लगता है, बिकॉज मेरे ख्याल से वो फील्ड पे उतना कनेक्टेड नहीं है। उनको डेटा 1-1.5 महीने बाद आता है या 1 महीने बाद आता है, और अगर आप फील्ड पे ऑब्जर्व करें तो आपको थोड़ा सेंस लग जाता है कि ट्रेंड कहां पर है। बट बहरहाल अगर उससे आगे चलें तो आई थिंक ये थोड़ा नासमझी होगी ये कहना कि उन्हें अंदाजा नहीं है। आई थिंक दे अंडरस्टैंड इट, बट आई थिंक नीरज वो क्यों कर रहे हैं ऐसा, इसको समझना जरूरी है। और मैं इस पर थोड़ा डिफरेंट टेक इस बार देना चाहता हूं। एक बार ये जो 79 में वॉल्कर साहब ने कंट्रोल किया ना इन्फ्लेशन, उससे थोड़ा पहले निक्सन की गवर्नमेंट थी, एंड एट सम पॉइंट ही सेड अ वेरी क्रिटिकल पॉइंट, और इलेक्शंस आने वाले थे। उसने कहा था कि वी कैन टेक सम इन्फ्लेशन बट वी कैन नॉट टेक लॉस ऑफ जॉब्स। और ये क्रक्स है नीरज इसके उनकी अप्रोच के पीछे। अल्टीमेटली ये 12 और 18 फेडरल, रीजनल फेडरल प्रेसिडेंट्स एंड ओवरऑल फेडरल बैंक बोर्ड, ये सब पॉलिटिकल अपॉइंटीज होते हैं, दे आर नॉट इलेक्टेड। उनका मैंडेट पे तो वो फर्म रह सकते हैं, लेकिन उनको ये भी देखना है कि वो कोई ऐसा काम ना कर दे जिससे लगे कि यार दे आर जस्ट डिक्टेटिंग द कंट्री, और वहां पे उनको कॉशियस रहना पड़ता है। अब अगर ये फिलिप्स कर्व में जो ट्रेड ऑफ है आपका, उसमें आप देखें कि आप इन्फ्लेशन कुछ समय तक ज्यादा बर्दाश्त कर सकते हैं, या फिर आप किसी भी हाल पे इन्फ्लेशन कंट्रोल करके अनएम्प्लॉयमेंट को बढ़ा दें, तो आई थिंक एनीबडी वुड चूज कि ठीक है 6 महीने और इन्फ्लेशन चलने दीजिए, लेकिन गिव अ चांस फॉर एम्प्लॉयमेंट टू होल्ड। एंड आई थिंक दैट्स व्हाट द फेडरल रिजर्व इज डूइंग नोइंगली। एंड आई थिंक जिसको हम हिंदुस्तान में भी कहते हैं कि देखिए पोटेंशियल तो इतना ज्यादा है, लेकिन थोड़ी सी कॉस्ट ऑफ डेमोक्रेसी भी है। तो ये कॉस्ट ऑफ डेमोक्रेसी है नीरज, और इसीलिए वो दे ऑलवेज अपीयर टू बी रनिंग बिहाइंड, बिकॉज दे डोंट वांट टू टेक। अब देखिए वो कल आकर के 75 बेसिस पॉइंट भी कर सकते हैं, और इकोनॉमी में एक बार मैसेज स्ट्रांग जाना चाहिए कि देखिए, जैसे वोल्कर साहब ने उस समय किया, उन्होंने भी 2 बार चांस दिया उसको, और वो दोनों बार जब रुके ना, इन्फ्लेशन वापस आया उठ के, और तीसरी बार फिर वो बैट निकाल के आए कि देखिए अब मैं नहीं छोड़ूंगा, और फिर वो 18% तक ले गए रेट को। लेकिन डेमोक्रेसी में चांस देना पड़ता है नीरज, तो आई थिंक वो चांस दे रहे हैं। उन्हें समझ है कि जितना वो ग्रेजुअली चल रहे हैं इन्फ्लेशन उतना ही आगे भाग रहा है, एंड मे बी अल्टीमेटली अगर वो एग्रेसिवली टारगेट करते तो इससे मच पहले इन्फ्लेशन कंट्रोल आ जाता। लेकिन उन्होंने इकोनॉमी को चांस दिया सॉफ्ट लैंडिंग का। अब 6% की बातें हो रही हैं, मुझे इसमें कोई बड़ी बात नहीं लगती अगर 5% पे आ गए हैं।